हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्लास 12th के बाद अपनी नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब क्लास 12th के बाद अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा और उन चीज़ों में आपको अटकना नहीं है। आपको उन चीज़ों को फेस करना है और मतलब एक प्रॉब्लम समझ के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके आगे निकल जाना है। तो हम उन 4-5 पॉइंट्स जो हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे अगर आपको कोई प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो आप उस चीज़ में अटके नहीं, आप उसको मतलब समझें कि अरे ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें और आगे बढ़ जाएं। सबसे पहला पॉइंट कि लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके पास सिर्फ टोटल 1 साल का टाइम है। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मतलब ये भी लगता है कि अरे इतने टाइम में, क्योंकि प्रिपरेशन वो पहली बार, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 11th-12th में जिन्होंने कुछ ना कुछ सिलेबस पढ़ा हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब क्या हो रहा है कि अब अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो उनको मतलब टाइम लिमिटेड लगता है, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अरे इतना ही टाइम है, इसमें इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी भी उसी तरीके से पढ़नी है क्योंकि आपको एक कंपटीशन में फेस करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से पढ़ना है। तो लोगों को लगता है कि अरे इतना लिमिटेड टाइम है। तो जब भी टाइम कम होता है ना, दो चीज़ें आती है, या तो आप उस टाइम जो लिमिटेड टाइम है उसको पॉजिटिव वे में सोचिए कि अरे एक ही साल पढ़ना है ना, एक साल अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो उसके बाद जब कोई मेडिकल कॉलेज आपको कहीं पर एडमिशन मिल जाएगा तो आपकी जो भी डिग्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद तो आपको इस तरीके की पढ़ाई तो नहीं करनी ना आगे कंटिन्यू। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, कुछ लोग निगेटिव वे में ले जाते हैं। तो अब क्या था कि पहले तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उनसे। ठीक है, अब ये सोच के और वो चीज़ें और डेवलप कर रहे हैं कि अरे इतना तो समझ में भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें, इतने टाइम में कैसे पूरा पढ़ेंगे। तो इतना नहीं सोचना है। आपके जो मेनली आप जो कर सकते हो वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी टाइम आपको दिया गया है आप उसमें कोशिश कीजिए कि आप जितना एफर्ट अपने डाल सकते हो उसमें। ठीक है, कितना आप कितने तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या एफर्ट्स नए कर सकते हो। प्रॉब्लम्स है वो सभी को फेस करनी पड़ती हैं जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट के साथ होता है जो मतलब उन्होंने 11th-12th इसी तरीके से पढ़ लिया कि बस पास हो जाएंगे और अब वो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक तो क्या है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अगर किसी कोचिंग वगैरह में भी एडमिशन लेते हो तो शुरू में आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ की कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो उस चीज़ पे आपको अटकना नहीं है कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करेंगे आगे। तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े डाउट्स को डेवलप नहीं करना है आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार टीचर से पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए ना कि वो चीज़, उसमें ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे थक हार के मत बैठिए कि अरे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो अगर कोई एक टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीधा उसको कनेक्ट करते हैं सिलेक्शन से कि अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्या पता कि उससे क्वेश्चन ही कम पूछे जाए और आप इसी पे अटके बैठे हो सकता है कि आपको जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं हो सकता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछ लिए जाए। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको प्रिपरेशन के दौरान सीखने को मिलेंगी। ठीक है, कि हो सकता है ना अब 10 टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो, वो नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आप कम से कम इतना पॉजिटिव तो सोच सकते हो ना कि वो 10 टॉपिक तो समझ में आए, 2 टॉपिक फिर से दोबारा कोशिश करेंगे तो फिर से समझ में आ जाएंगे। तो 1 साल का टाइम है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। अपनी जो भी, अगर आपको मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए कि आपके बेसिक्स जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप में कितनी नॉलेज है ये एग्जाम के टाइम पर आपको नहीं पूछने वाला। आपका अगर पेपर एक बार निकल गया तो उसके बाद कोई आपको वहाँ पर बैठा के ये नहीं पूछेगा कि आपको कितना नॉलेज है। आप अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपको आना कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट, जिसमें क्या होता है कि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी दूसरों से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे ज़्यादा होता है कोचिंग जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके साथ। क्या है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अब आपको नहीं पता उस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टीचर ने क्वेश्चन पूछा और आपसे नहीं बन रहा है लेकिन क्लास में किसी से बन गया, उसने आंसर बता दिया, तो आप एज अ स्टूडेंट आपको इतना ज़्यादा मतलब फील होगा कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, बाकी के स्टूडेंट को तो सब आता है। अरे तो आप एक बार ये भी तो सोचिए, हो सकता है कि वो स्टूडेंट पहले पढ़ ही चुका हो इस टॉपिक को। अब आप 2 ऐसे लोगों की कंपैरिजन कैसे कर सकते हो कि एक इंसान जिसने टॉपिक वो कभी देखा भी नहीं हो और दूसरा जो उस चीज़ को पढ़ के बैठा है। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो ना तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुद को मोटिवेट करो कि ठीक है ना, इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया, अगली बार ये क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे, जब ये पढ़ लेंगे अच्छे से तो अच्छे से आने लगेगा, इसको सॉल्यूशन भी सही से होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि अरे मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। हो सकता है कि जिसने आंसर दिया उसने 2-3 बार उसको पढ़ लिया हो। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मतलब जिस स्पीड से सिलेबस चल रहा है,
आपने अगर किस ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस स्पीड से सिलेबस चल रहा है आपका रिवीजन भी साथ में चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सिलेबस में तो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आगे आगे टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो तो उतना ही है, आप खुद से तो पढ़ नहीं रहे। तो इसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन, जो सेल्फ स्टडी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो 4-5 घंटे, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पर भी उतना ही मतलब अपना इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे दे रहे हो, ठीक है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से जो सिलेबस है उसको नहीं कवर करोगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं हो सकती। ये क्या होता है कि आज कर लिया है, जैसे आज बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए तो आज अच्छे से पूरा जो भी होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 साल की जर्नी है, तो आपको पूरे जो भी टाइम पीरियड आपका है अभी से लेकर जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता, तब तक जो टाइम है वो पूरा एक लिमिटेड टाइम है, और आपको उसके दौरान कंटिन्यू वे में प्रिपरेशन करनी है। होप सो दोस्तों, जो भी 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए, और होप सो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।